जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आरबीआई ने यूएस ट्रेजरी से अपना एक्सपोजर 200 बिलियन डॉलर्स जो है वो नीचे ले लिया है और साथ ही साथ जो गोल्ड बाइंग है उसको एक्सेलरेट कर दिया। और सीधा सवाल ये है कि क्या दुनिया डॉलर से दूर जा रही है और अमेरिका के डेट पर भरोसा अब जो है वो हिलता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरबीआई जो है वो किसी बड़े ग्लोबल झटके की जो है वो तैयारी कर रही है, उससे बचने की तैयारी है। तो इसके पीछे क्या राज छुपे हैं, क्यों आरबीआई ये कदम उठाया है, इस पर हम आज की चर्चा रखेंगे। और इस पर मेरे साथ मौजूद है चर्चा के लिए उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जब दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जापान, यूके, यूएस, जो ट्रेजरीज हैं वो बढ़ा रहे हैं, तब जो इंडिया है उसने जो ये है वो बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरबीआई ने कदम उठाया है यूएस ट्रेजरी से जो कट किया है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? अमेरिका का जो डेट है वो अब बढ़ता जा रहा है और बड़ा रिस्क है, तो रिस्क फ्री नहीं है, इसलिए इंडिया जो है इसलिए ये कट कर रहा है, या क्या इसके पीछे का जो रीजन है वो आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले साल अमेरिका जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आज जो हम्म। फिगर आया है जिसके अंदर 685 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसमें यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स अराउंड 190 बिलियन डॉलर्स है। पिछले साल ये फिगर था 240 बिलियन डॉलर्स। और हम्म। 50 बिलियन डॉलर भारतीय सेंट्रल बैंक ने एक तरह से बेच दिया है। ये जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स होता है, एक तरह से हमने कर्ज किया है अमेरिका को और उसके बदले अमेरिका हमको बॉन्ड पकड़ाता है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत अभी जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी में प्रमोट कर रहा है। जैसे हम रशिया के साथ 70 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड कर रहे हैं, हम पूरा लोकल करेंसी में कर रहे हैं, रूबल रूबल और रुपये में कर रहे हैं। और इसी के कारण आप देखिए, भारतीय सेंट्रल बैंक ने 50 बिलियन डॉलर्स के जो है वो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बेचे हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंटली भारत ने जो है अपने गोल्ड रिजर्व जो है, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाया है। आज आरबीआई के पास 880 टन का गोल्ड है। उसमें भी बताते हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल से अराउंड 525 टन ऑफ गोल्ड इज इन इंडिया और 325 टन गोल्ड जो है वो अब्रॉड में है। और भारत सरकार वो 325 टन जो गोल्ड है उसको भी लेके आने के लिए तैयारी कर रही है। इनफैक्ट अभी वेनेजुएला के ऊपर जब यूएसए ने एक्सट्रैक्ट किया था वहां पे मदुरो को, जो जो यूके की सेंट्रल बैंक है उन्होंने बोल दिया है कि हम 31 टन ऑफ वेनेजुएला के गोल्ड हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें उनकी सरकार पर भरोसा नहीं है। इससे पहले 300 बिलियन डॉलर के रशियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया था। और इससे पहले जो अमेरिका है उन्होंने क्यूबा के, अफगानिस्तान के और ईरान के भी रिजर्व्स को फ्रीज करके रख दिया है और उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में उनको एक तरह से ब्लॉक कर दिया है ताकि वहां पर वो ट्रेड ही नहीं कर सके यूएस डॉलर्स में। तो भारत को समझ में आ गया एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसके लिए ग्रेजुअली हम जो है अपने डॉलर डिनोमिनेटेड जो एसेट्स है उसको कम करते जा रहे हैं और गोल्ड के जो रिजर्व्स है हम बढ़ाते जा रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ तक बोल दिया है कि जो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब है वो लोग अभी 4 ट्रिलियन डॉलर्स के गोल्ड रिजर्व्स होल्ड करते हैं। और अच्छा उमेश यूएस जी, एक ट्रेजरी। बार बताइए, यहाँ पर गोल्ड की बात हो रही है और जो हम जान रहे हैं कि जो गोल्ड बाइंग है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हो रही है। तो जब मार्केट है वो रैली कर रहे हैं तब गोल्ड का जो सिग्नल होता है, तो ये साफ समझ में आता है। तो आरबीआई जो है वो किस चीज के डर से, या कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से गोल्ड जो बाइंग है वो इतनी एग्रेसिवली हो रही है, और जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है उस पे इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ट्रम्प ने जो आक्रामक रवैया अपनाया है भारत की तरफ, और उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। और हुँ। ऊपर से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को भी बुलाया कि प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया। उसके बाद ट्रम्प के जो जितने भी लैपटॉप्स है, जैसे वो माइक लुटनिक है और फिर वो लिंडसे ग्राहम है या पीटर नवारो है या व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिना लेविट, उन्होंने अनचैरिटेबल और डिस्गस्टफुल रिमार्क्स
किए हैं, जिसको एक तरह से मेरा मानना है ये जो डिप्लोमेसी में भाषा ये यूज नहीं की जाती है। इनफैक्ट अब ये देखिए, भारत क्या, अभी तो फ्रांस के अंदर भी अंबर जी, वहां की जो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल आया है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि हमें नेटो से एग्जिट करना चाहिए। इनफैक्ट इटली के भी प्राइम मिनिस्टर जो मेलोनी है, उन्होंने भी बोल दिया है कि क्या अमेरिका हमारे लिए खड़ा रहेगा। और ये भी देखिए कि ग्रीनलैंड के इश्यू के ऊपर यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट भी है। यूरोपियन यूनियन तो अपना जो ट्रेड है वो अमेरिका से फ्रीज करने के मूड में आ चुका है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो अमेरिका ने आक्रामक रूप अपनाया है, उसके बाद तो नेटो की स्टेबिलिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब उसमें देखिए, भारत ने तो कोई भी अग्रेसिव मैसेज नहीं है, धीरे धीरे साइलेंटली काम कर रहे हैं। और हमने अभी तक यूएस की कोई भी बात पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। हमने कभी भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो इतनी बकवास कर रहे हैं, ना तो हमने उनकी खंडन किया है, हमने ना हमने एंडोर्स किया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत जो है साइलेंट जो है डी डॉलराइजेशन कर रहा है, वो साइलेंटली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कर रहा है, वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की योजना बना रहे हैं। अभी तो हम इसराइल के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा, उसमें भी हम ट्रेड जो करेंगे, हम रुपी में करेंगे। और आप देखिए ईयू के जो अभी फ्रांस, अभी जो है जर्मन के राष्ट्रपति जो चांसलर है, वो भारत आ चुके हैं या आने वाले हैं। और भारत उनके साथ 70,000 करोड़ की डिफेंस डील करने वाला है। अब 26 तारीख को उर्सुला वॉन्डरलिन आ रही है और भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेगा यूरोप के साथ, $890 बिलियन। और वो सारा ट्रेड जो होगा यूरो के अंदर होने वाला है। और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति अगले महीने आने आने वाले हैं फॉर द एआई समिट। और जैसे मैंने बताया है, 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है रफाल को ऑर्डर मिलने की एक तरह से लाइवलीहुड मेरे को लग रहा है कि डिसाइड कर लिया है भारतीय सरकार ने। भारत ने SU-57 को भी एग्जामिन किया। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, SU-57 के कुछ क्रिटिकल पार्ट्स चाइनीज हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं भारत को लगता है कि रशिया जो है अपने वॉर में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि वो टाइमली डिलीवरी न दे पाएगा। इसके लिए फ्रांस के साथ हम वो डील साइन कर रहे हैं। ऊपर से भारत ने साफरान के लिए जो इंजन है उनका, जो 120 किलो नॉट्स का इंजन है, उसके ऊपर भी उन्होंने अग्रीमेंट साइन कर दिया है फ्रांस के साथ। दैट इज वर्थ 61,000 करोड़। तो समझ लीजिए, और उससे पहले 64,000 करोड़ में 26 मराइन रफाल जेट्स भी हम ले रहे हैं। तो ये जो डिफेंस पैक्ट है, फिर बाद में ट्रेड अग्रीमेंट जो होगा, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन की बात हो रही है, इससे भारत क्या है, अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। भारत ट्रेड फ्री ट्रेड पैक्ट अभी हमने न्यूजीलैंड के साथ साइन किया है, ओमान के साथ साइन किया है, पेरू के साथ साइन किया है, फिर बाद में हमने यूके के साथ साइन किया है। सब चीज बताता है कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है इस साल। भारत का एक्सपोर्ट विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड $875 बिलियन। ये जो मार्च के फिगर्स हैं, ये एस्टिमेट एक तरह से भारतीय सरकार ने लगाया है। कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भले ही हमारा थोड़ा सा जो ट्रेड है वो कम हुआ है, बट ओवरऑल बाकी कंट्रीज के हिसाब से हमारा ट्रेड बढ़ा है। हमारी जीडीपी जो है, इट इज ग्रोइंग एट 7.5 to 8%। इन्फ्लेशन जो है हमारा 0.25% है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है $685 बिलियन है। भारत ने पीएलआई स्कीम लगा के रखा है। जितनी इंडस्ट्रीज है 2026 में अभी उनका निर्माण होता जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होने वाला है, रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन होने वाला है। जो डिफेंस सिस्टम्स हैं इसराइल के, रशिया के, जर्मनी के, फ्रांस के और इवन अमेरिका के, सब भारत में बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका स्पिल ओवर इफेक्ट विल बी सीन इन 26 एंड 27। और इसमें भारत को समझ में आ गया है कि एवरीबॉडी वांट्स टू डू बिजनेस विद इंडिया। तो इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम यूएस डॉलर को रखें। और जब से रशिया के $300 बिलियन जो फ्रीज कर दिए हैं अमेरिका ने, उसके बाद अमेरिका के डॉलर्स के ऊपर किसी को एक तरह से विश्वास नहीं है। अच्छा और उमेश एक जी, और तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो डॉलर डोमिनेंस है उस पर यहाँ से सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि आरबीआई के इस कदम से ये साफ नजर आता है कि आरबीआई ये मान चुका है जो फ्यूचर है वो मल्टीपोलर है, और जो यूरो है, गोल्ड है, रुपी है, वो सब एक साथ होंगे। और कहीं ना कहीं डॉलर डोमिनेंस को
ये कदम चैलेंज देता है इन शॉर्ट? डेफिनेटली देखिए, सबको मालूम है कि डॉलर का जो आज जो यूएस डॉलर का डेप्थ है, इट इज अराउंड 38.5 ट्रिलियन डॉलर्स। एवरी 100 डेज $1 ट्रिलियन का वो डेट बढ़ाते हैं। तो सोचिए, साल में $3.5 ट्रिलियन का वो डेट हर रोज हर साल $3.5 ट्रिलियन का वो एक तरह से डेट बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट इज अराउंड $1.2 ट्रिलियन। कहीं ना कहीं सबको मालूम है कि आगे जाके ये अनसस्टेनेबल है। इवन ब्लैक रॉक ने भी बोल दिया है कि वो $2.1 ट्रिलियन की जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो बेच चुका है, और उसको यूएस डॉलर्स के ऊपर भरोसा नहीं है। और वो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया है, यूरोप के अंदर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एशिया के अंदर जो रियलिटी मार्केट है, गोल्ड है, क्रिप्टो है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक सिग्नल कर रहा है कि यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स की डिमांड कम होती जा रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, और एक तरह से कॉन्फिडेंस भी खत्म होता जा रहा है। और जो रिजर्व के अंदर डॉलर होल्डिंग जो 58% होती थी, वो अब 40% आ चुकी है। कहीं ना कहीं आप देखिए, इरोजन इन द ट्रस्ट ऑफ यूएस डॉलर हैज स्टार्टेड। इसके लिए भी आप देखिए कि जैसे 1 जनवरी को चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट बंद किया, इमीडिएटली 3 जनवरी को मदुरो को एक्सट्रैक्ट कर दिया गया वेनेजुएला में, और मेक्सिको को एक वार्निंग दे दी गई। मेक्सिको जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सिल्वर जो ओर्स है वो मेक्सिको में मिलता है, पर इसकी जो रिफाइनिंग जो होती है वो चाइना में होती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो अमेरिका है वो अपने डॉलर को बचाने के लिए प्रेशियस मेटल्स का ही सहारा ले रहा है। वो उसको एक तरह से वेनेजुएला के 161 टन ऑफ गोल्ड, और उसके जो सिल्वर रिजर्व्स है, और उसके बिटकॉइन रिजर्व्स है, वो सब एक तरह से प्लंडर कर रहा है। इसको बोलते हैं मॉडर्न डे डेकॉइटी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया, जब भारत के $45 ट्रिलियन के जो रेसेट्स है उन्होंने 90 साल में लूटा हमारे से। वैसा ही काम अब अमेरिका कर रहा है विद वेनेजुएला, और उन्होंने मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया और ग्रीनलैंड को एक तरह से धमकी दे दी है। ईरान के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू है, भारत को भी एक तरह से धमकी दे चुके हैं। और ये भी बात देखिए कि भारत के अंदर भी रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू करवा चुके हैं। और उन्होंने एक तरह से हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो निकोलस मदुरो के खिलाफ था वोट चोरी का, सिमिलर एक्विजिशन भारत के अंदर उठाया गया। आप ये देखिए, और इससे के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो न्यूयॉर्क का मेयर है ममदानी, उसको अचानक एक तरह से जो दिल्ली के अंदर जो उसका उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उमर उसको क्या, खालिद। हाँ, उमर खालिद के ऊपर स्टेटमेंट दिया है। व्हाट राइट डज दिस मेयर, एक तरह से उसकी क्या औकात क्या है, जो भारत के जुडिशियल सिस्टम को वो एक तरह से बोल रहा है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इट इज बेटर एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं एक तरह से कितना भी देखे, मेरे कुछ रिजर्वेशन जरूर हो सकते हैं हमारे जुडिशरी के बारे में, बट उनका जो आर्टिकुलेशन होता है, हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं एंड एवरीथिंग, दे आर ऑनर्ड, दे आर रियली वेरी गुड इन देयर सब्जेक्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। ये जो जी। ममदानी है विदाउट एनी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा जी, आके यहाँ से मैं बकवास एक कर रहा सवाल है। आपसे करना चाहती हूँ, जो सब्जेक्ट है उसी पे वापस, के जो गोल्ड शेयर है वो 13.6 तक पहुंचना क्या इमरजेंसी पोजीशनिंग है, और या फिर ये कहें कि किसी करेंसी क्राइसिस की तैयारी कह सकते हैं, कि कोई किसी करेंसी पे कोई बड़ी क्राइसिस आ सकती है, उसकी तैयारी हो रही है? वो तो क्राइसिस तो आना ही है, करेंसी वॉरफेयर अंडर गोइंग है। और आप ये देखिए, भारत सरकार इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कर रही है। जो ट्रेड सेटलमेंट हो रहा है वो रुपी में हो रहा है, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई किया जा रहा है, 8 से 9 कंट्री में यूपीआई चल रहा है। भारत के अंदर मसाला बॉन्ड्स निकालने की तैयारी की जा रही है। भारत एक तरह से सारे मेजर्स ले रहा है जिसमें रुपी का यूज हो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में। इनफैक्ट कुछ देश जो भारत के अंदर है, जैसे नेपाल, भूटान और श्रीलंका, वहां पर भी भारत ने बोल दिया कि रुपी डिनोमिनेटेड आप डेब्ट दे सकते हो उन कंट्रीज के साथ। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत सरकार जो है अभी अपने पीएलआई स्कीम दे रही है, भारत के अंदर जो इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज है उसको लगाने की एक तरह से कवायद चालू हो गई है। भारत जो है अभी एक तरह से मेक इन इंडिया चालू नहीं हुआ है, इट इज ओनली असेंबल इन इंडिया।
जब तक हम जैसे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, जैसे सर्क्यूट बोर्ड्स होता है, चिप्स होते हैं, मेमोरी होती है, सर्क्यूट बोर्ड्स होते हैं, जब तक वो भारत में नहीं बनाएंगे तब तक हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही रहेगा। पर भारत सरकार ने उसके ऊपर भी काम करना चालू कर दिया है। अब मैं इसके लिए ये सब चीज बोल रहा हूँ, जब भारत का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, भारत का जब आप कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगा, तब आप देखेंगे कि रुपये के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास कॉस्ट एडवांटेज नहीं रहेगा, कोई भी आपकी करेंसी में ट्रेड नहीं करेगा। अभी रशिया जो है एक तरह से मजबूरी में वो भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, पर जिस दिन उसको ऑप्शन मिला वो रुपये में ट्रेड नहीं करेगा। तो ये सब चीज जो है, भारत ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बेनिफिट दिए हैं और जिस हिसाब से कंट्रोल्ड जो एनवायरमेंट है उसको धीरे धीरे लिबरलाइज कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि रुपये का चलन बढ़ता जा रहा है। और वर्ल्ड वाइड एक तरह से डिफॉल्ट जैसी खबर भी आ सकती है। और अमेरिका जो है, जो अमेरिका का जो टोटल डेब्ट है $38 ट्रिलियन, उसमें $9 ट्रिलियन जो है ओवरसीज लोग ने उसको यूज करके रखा है। अब सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम होती जा रही है, क्योंकि चाइना ने अपना जो यूएस डिनोमिनेटेड डेब्ट है वो कम कर दिया है, जापान भी कम कर रहा है। आप ये देखिए, यूके ने भी एक तरह से टेम्पररी पॉज लगा दिया है। कई कई नेशंस ने धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। पोर्चुगल, सेंट्रल बैंक जैसे पोर्चुगल है, ब्राजील है, साउथ कोरिया है, वो गोल्ड लेना चालू कर चुके हैं। और ये थमने वाला नहीं है, आगे के 12 महीने के अंदर भी यही बता रहे हैं कि 2026 में भी प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट बाई सेंट्रल बैंक वुड बी गोल्ड। और भारत भी अपना जो गोल्ड है, जो सेंट्रल बैंक जो यूके के सेंट्रल बैंक में है, वहां से वो रिपेट्रिएट करके भारत लेके आ रहा है। दिस शोज कि कितना इंपॉर्टेंट है गोल्ड होल्डिंग। और आगे जाके तो हमारे पास, हमारे जो भारत के लोगों के पास 35,000 टन गोल्ड पड़ा है और हमारे मंदिरों में 6,000 टन गोल्ड पड़ा है। अगर वो सब मिला लिया जाए तो हमारा इकोनॉमी जो गोल्ड की होल्डिंग्स है, इट इज मोर देन द जीडीपी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सिल्वर जी और जी जी अदर मेटल्स का तो मैंने अभी तक छुआ ही नहीं है। जी। अच्छा उमेश जी, एक बात मैं यहाँ से और पूछना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं कि यूरोप में काफ़ी हम देख रहे हैं कि यूरोप पे स्ट्रगल कर रहा है। मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया को कहीं पूरा वॉलेटाइल है। तो ऐसे में जो आरबीआई ने ये कदम उठाया है कि इससे क्या ये साबित होता है कि आरबीआई को ये लगता है कि जो अगला ग्लोबल शॉक है वो इनेविटेबल है और इसीलिए ये तैयारियां। देखिए, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर आप देखिए, अमेरिका का जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन है। अमेरिका का नेशनल डेट 38 ट्रिलियन है। अगर उसका टोटल डेट देख लिया जाए, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट का डेट, फिर बाद में उनकी कंपनीज का डेट और उनके जो हाउस होल्ड डेट, इट इज मोर देन $100 ट्रिलियन। सोचिए, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, क्यूमुलेटिव डेट इज मोर देन 100 ट्रिलियन। और वैसे ही चाइना के अंदर है, चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की है, जबकि उनका डेट इज मोर देन 60 to 70 ट्रिलियन। आप ये देखिए, इन दोनों की इकोनॉमी में देखिए, $1 का जब इंक्रीमेंट के लिए इनको $3 खर्चा करना पड़ता है। दिस इज अ डिफरेंस। और भारत के अंदर जो हमारा डेट टू जीडीपी है, इट इज 83%। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत के लोगों के पास भले ही इतनी पर कैपिटा इनकम ना हो, पहले ही उनकी जीडीपी बढ़ के नहीं है, पर डेट भी तो कम है ना। हमारे लोगों के पास इतना बड़ा डेट नहीं है जितना अमेरिकन और चाइनीज के ऊपर है। इवन जापान का जो डेट टू जीडीपी है, इट इज अराउंड 252%। कहीं ना कहीं भारत इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, क्योंकि भारत के अंदर एक्सेसिव रेगुलेशन है, ओवरसाइट है सेंट्रल बैंक्स के ऊपर। हम कहीं भी आप देखिए, कभी भी आप देखिए, अब जो भारत के सेंट्रल बैंक है, सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सब एक तरह से कोऑर्डिनेटेड वेज में काम कर रहे हैं ताकि भारत के मार्केट को बचाया जा सके। इसके लिए तो डीमोनेटाइजेशन किया गया 2016 में, जब हमने देखा कि 500 और 1000 के नोट की जो डुप्लीकेसी है वो ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो एक एक्सट्रीम डिसीजन हमको लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इससे भारत इकोनॉमी को फायदा हुआ। भारत के अंदर जो हमने डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया, और आज यूपीआई का प्रचलन इतना हो गया है कि यूपीआई इज द लार्जेस्ट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बाय वॉल्यूम अक्रॉस द ग्लोब। हर महीने कम से कम अराउंड 25 से 30 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया। ये एक तरह से फिनोमिनल ग्रोथ है भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में।
तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। आप ये देखिए कि भारत जो है एक तरह से होम में डिजिटलाइजेशन बढ़ा रहा है, भारत के लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वो गोल्ड ले। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि भारत के अंदर अभी तो मैंने सिल्वर और बाकी जो मेटल्स है उसके बारे में तो मैंने जिक्र ही नहीं किया है। इससे जी। समझ में आता है कि गोल्ड की महत्व कितना बढ़ चुका है, क्योंकि ट्रेडिशनली आप ये देखिए कि मैंने हमेशा आपके चैनल पे बोला है कि ट्रेडिशनली गोल्ड रखना चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गोल्ड लेने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको उसमें कमीशन नहीं मिलता है। पर मैंने आपके चैनल पे पिछले साल भर से बोल रहा हूँ, यू शुड बाई फिजिकल गोल्ड। और हमारी जो हाउसवाइफ है, दे आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लानर्स एंड एक तरह से रिसोर्सफुल रहती हैं। आप कितना भी पैसा दे दीजिए उनको, महीने के एंड में वो कुछ ना कुछ बचा लेंगी, सारे खर्चे भी मैनेज कर लेंगी। और एक तरह से उसको बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। नो जी। बडी कैन मैच दैट क्वालिटी ऑफ एन इंडियन होम मेकर। उनसे बड़ा कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, एडवाइजर नहीं है। बाकी ये जितने भी एमबीए जो सिखाते हैं वो उनको बीट नहीं कर सकते। और जी। आज ये जितने भी, पहले लोग बोलते थे गोल्ड इज अ डेड एसेट, अब बोलते हैं गोल्ड शुड बी इन योर पोर्टफोलियो बाई 10 to 20%। ये वही फाइनेंशियल प्लानर्स जो पहले बोलते थे गोल्ड इज अ डेड एसेट, उसके अंदर इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलती, तब मैं हमेशा आपके चैनल पे आके बोलता था गोल्ड लेना चाहिए। दिस इज जी। द, ये एक तरह से बताता है कि हमारी जो गृहणियां हैं उनको फाइनेंस की ज्यादा समझ है देन द सो कॉल्ड एमबीए ग्रेजुएट्स जो बिल्कुल वॉटन या उमेश जी। कैम्ब्रिज से और पढ़ते हैं। यहाँ से जो आरबीआई ने ये कदम उठाया, और जब आरबीआई गोल्ड खरीदता है और यूएस ट्रेजरीज को कम करता है, तो मार्केट्स को ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज जाता है, हिस्ट्री को मैसेज जाता है, बल्कि मार्केट को नहीं कहना चाहिए। और मैसेज ये है कि जो भारत है वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि फ्यूचर रिस्क जो है उसको भी पढ़ पा रहा है और रीड कर पा रहा है कि आगे क्या हो सकता है। और सवाल ये भी नहीं है कि आरबीआई ने ये क्यों किया, सवाल ये है कि आरबीआई जो कर रहा है उसको आता हुआ क्या नजर आ रहा है, और जो बाकी दुनिया अभी नहीं देख पा रही है। मुझे बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। धन्यवाद आपका।